हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चर्चा करना चाह रहा हूं एमए पूर्वार्ध हिंदी का एक प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये एक विस्तृत और व्यापक प्रश्न पत्र है। अनेक बिंदु इस प्रश्न पत्र में चर्चा करने के हो सकते हैं, जिस पर संक्षेप में कुछ कहा जाना बेहद कठिन होगा इस वीडियो टीचिंग के माध्यम से। फिर भी एक छोटी सी कोशिश मैं कर रहा हूं। मैं डॉक्टर मनीष कुमार दीवान, हिंदी विभाग, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर से। हिंदी साहित्य का इतिहास, अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं इस विषय पर। इस संदर्भ में एक पुरोधा लेखक, जिन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास का युग प्रवर्तक लेखक माना जा सकता है, माना गया है, और उनके जैसा दूसरा इतिहास आज तक लिखा नहीं गया। निश्चित रूप से मैं स्मरण कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अतिरिक्त ऐसे अन्य और भी लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमाणिक लेखन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, और इसके अतिरिक्त एक लंबी सूची हो सकती है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों की। तो छात्रों, आइए चर्चा करें इस प्रश्न पत्र के, इस पाठ्यक्रम के एक हिस्से, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के नाम से भी इस बिंदु को समझा जा सकता है। एक लंबी श्रृंखला, एक सुदीर्घ इतिहास और एक विस्तृत परंपरा इस क्षेत्र में मिलती है। अब प्रारंभिक रूप से अगर चर्चा किया जाए तो इस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कवियों के द्वारा, विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न समूहों के द्वारा प्रारंभ में बहुत सारी ऐसी कृतियों का उल्लेख और इन कृतियों की उपलब्धता भी जाहिर होती है, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा। ये ऐसी बहुत सारी कृतियां हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रामाणिक और जीवंत दस्तावेज के रूप में हमारे इतिहास के अध्येताओं ने ढूंढ निकाले हैं और जिनका प्रमाण जो है वो उपलब्ध है। तथापि विभिन्न कारणों से इन ग्रंथों का, जिनका उल्लेख मैंने किया, इन ग्रंथों को इतिहास का आधारभूत, इतिहास का मौलिक या इतिहास का प्रमाणिक ग्रंथ स्वीकार नहीं किया गया है। कारण इन ग्रंथों में केवल हजारों हजार की संख्या में कवियों की या हिंदी साहित्य में जो काव्य लेखन हुआ, उस काव्य लेखन के इतिहास की चर्चा की गई है, उसका ब्यौरा दिया गया है, उसका विवरण दिया गया है। तथापि कालक्रम का कोई संकेत इन कृतियों में उपलब्ध नहीं होता, या इतिहास लेखन के जो प्रामाणिक आधार हो सकते हैं या इतिहास लेखन का जो मानक तत्व होना चाहिए, ऐसे तत्व जो हैं इन कृतियों में उपलब्ध नहीं होते। इसलिए इन कृतियों को हमारे इतिहास, विभिन्न इतिहास लेखकों या विशेषज्ञों ने हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रामाणिक कृति मानने में संदेह जाहिर किया है। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष, प्रश्न उठता है
कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन प्रारंभिक तौर पर या प्रथम लेखन के रूप में किस लेखक के द्वारा किया गया। तो छात्रों, निश्चित रूप से एक नाम सामने आता है, गारसा दा तासी। ये एक फ्रेंच विद्वान है और आश्चर्य है कि 1839, 1847 और 1871 ये 3 ऐसे कालखंड रहे हैं कि जिस अवधि में इस फ्रेंच विद्वान के द्वारा उस ग्रंथ का नाम है इस्तवार दा ला लिटरेत्यूर एंदोई एंदोस्तानी। फ्रेंच भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया, इसलिए इसका शीर्षक भी इसी प्रकार है। मैं शीर्षक को पुनः दोहरा रहा हूं। इस्तवार, हम इस्तवार का आशय इतिहास से ले सकते हैं। द ला लिटरेत्यूर, लिटरेत्यूर लैटिन में यह शब्द या अंग्रेजी में यह शब्द लिटरेचर का है, तो निश्चित रूप से लिटरेच्यूर यानी लिटरेचर, और हिंदी में इसका आशय साहित्य। एंदोई एंदोस्तानी, एंदोई शब्द जो है इसका आशय मैं हिंदी में ढूंढता हूं, और एंदुस्तानी यानी भारतवर्ष यानी हिंदुस्तान। तो अब हिंदुस्तान का, भारत का और संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि, उसके लेखन की परंपरा, इसको अपने बारीक नजरिए से विदेश में रहते हुए भी एक विदेशी विद्वान ने लिखने की कोशिश की। इस दृष्टिकोण से इतिहास के इस ग्रंथ को और इस लेखक को हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में माइलस्टोन के रूप में गिना जाता है। इनके इस कृति का प्रकाशन सर्वप्रथम 1839 में हुआ। इस कृति के 3 खंड हैं और ये पहला प्रयास था जो विदेशी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को विवेचित करने की कोशिश की गई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसका प्रकाशन वर्ष 1839 है। इसके प्रकाशन का एक वर्ष और मिलता है 1847 और फिर एक प्रकाशन वर्ष मिलता है 1871। यानी कि 8 से, अगर इसके प्रकाशन वर्ष, इस कृति के प्रकाशन वर्ष के आधार पर हम कालक्रम की गणना करें तो 1871 से लेकर के अगर 2020 की गणना की जाए तो 119 और 20 यानी कि 8 से 139 साल पहले या 140 साल पहले, 8 से 12-13 दशक पहले एक विदेशी लेखक के द्वारा सुदूर विदेश में बैठ करके, और जिस समय हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी साहित्य के इतिहास को जानने के और जानने के बाद उसको लिखने के और प्रस्तुत करने के या उसके अन्वेषण के लिए क्या आधार रहे होंगे और किस प्रकार उन्होंने आधारभूत सामग्री जुटाई होगी। आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत दुष्कर कार्य रहा होगा, तथापि एक गैर भारतीय ने इस काम को किया। इस दृष्टिकोण से उनका काम सराहनीय है, स्तुत्य है। इस कृति में हिंदी और उर्दू के अनेकशः रचनाकारों का उल्लेख किया गया है। विसंगति यह है कि इसमें, इस कृति में भी कालखंड के अनुसार साहित्य का निर्धारण न किया जा करके अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल अक्षर के आधार पर रचनाकारों के नामों का उल्लेख किया गया है। तो इसे भी
हम इतिहास का प्रथम ग्रंथ तो मानते हैं, पर हमारे अध्येताओं के द्वारा इस कृति में कालखंड का प्रामाणिक उल्लेख न किया जाना या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से लिखा जाना या अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल क्रम के आधार पर रचनाकारों को विवेचित किया जाना, इस दृष्टि से इस कृति में इतिहास तत्व के अभाव की दृष्टि से इस कृति को भी जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिला। तथापि हम गारसा दातासी को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में प्रवर्तक का स्थान दे सकते हैं, एक गौरवपूर्ण स्थान दे सकते हैं, और स्वयं हिंदी साहित्य के इतिहास के पुरोधा लेखक, युग प्रवर्तक लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी गारसा दातासी के लेखन को अपने इतिहास के लेखन का आधार बनाया है। प्रिय छात्रों, ये तो थी प्रारंभिक पृष्ठभूमि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन और उसके परंपरा की। आइए आगे बढ़ते हैं। गारसा दातासी के द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का दूसरा संस्करण जो 1871 में प्रकाशित हुआ, उनके लेखन की इस परंपरा को 12 वर्षों के बाद आगे बढ़ाया वर्ष 1883 में प्रकाशित कृति शिव सिंह सरोज के लेखक शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने अपनी इस कृति में, जिसके नाम का उल्लेख मैं पुनः करूंगा, शिव सिंह सरोज, जो वर्ष 1883 में प्रकाशित हुआ, इसमें लेखक ने लगभग 1000 विभिन्न भाषा भाषी और विशेष करके हिंदी के कवियों का संकलन भी प्रस्तुत किया, विवरण भी प्रस्तुत किया, उनका जन्मकाल भी प्रस्तुत किया, और इस तरह से एक स्वस्थ लेखन करने का श्री गणेश शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया। तथापि इस कृति में भी कालखंड, कालक्रम या प्रामाणिक प्रवृत्तियों का उल्लेख न हो पाने के कारण इतिहासकारों के द्वारा इस कृति को भी बहुत अधिक मान्यता नहीं मिल पाई। तथापि चूंकि ये कृति हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के प्रारब्ध की द्वितीय कृति के रूप में महत्वपूर्ण है और इस कृति से आगे चल करके परवर्ती लेखकों को हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन और निर्माण में पर्याप्त सहयोग मिला। अब एक तीसरी कृति प्रकाशित होती है 1888 में, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में ए मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शीर्षक से अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की ठोस शुरुआत की। उल्लेखनीय है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के लेखक में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में वर्गीकृत किया जाना, विवेचित किया जाना और प्रवृत्तियों का निरूपण किया जाना। इस दृष्टि से डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की इस कृति को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कहा जा सकता है, ऐसा हमारे अध्येताओं ने भी स्वीकार किया है। स्वयं जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी इस कृति की भूमिका में यह स्पष्ट किया है कि मैंने अपने इतिहास लेखन में केवल उन्हीं भाषा के कवियों का उल्लेख किया है जिसका जिक्र
मेरे पूर्ववर्ती लेखकों के द्वारा नहीं किया जा सका है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि अरबी और फारसी, उर्दू, संस्कृत या अन्य जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं के कवियों का समावेश करने में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं अपने लेखन में उन्होंने इससे परहेज किया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के लेखन की अन्यतम विशेषता है कि उन्होंने समूचे हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों के आधार पर बांटते हुए पहली बार चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य और विशेष करके 16वीं 17वीं शताब्दी के हिंदी काव्य साहित्य को, जिसे आप भक्तिकाल से जानते हैं, भक्ति काव्य के नाम से जानते हैं, इस भक्ति काव्य को समूचे हिंदी भाषा और साहित्य की परंपरा में स्वर्णिम युग के रूप में विवेचित किया जाना डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास लेखन की अन्यतम विशेषता है। तो इस दृष्टि से डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास लेखन के पश्चात वर्ष 1913 में एक और कृति विभिन्न संदर्भों को लेकर के सामने आई, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। उल्लेखनीय है, इस कृति के लेखक त्रयी को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट करना चाहूंगा, मिश्र बंधु से आशय 3 प्रख्यात साहित्यकारों से है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों सहोदर भाई थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों का एक साथ लेखन मिल करके किया है और न केवल ग्रंथों का लेखन अपितु एक छंद की रचना भी ये तीनों भाई मिल करके किया करते थे। मिश्र बंधु विनोद 4 खंडों में इसकी रचना हुई और 8 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण करने का प्रयास लेखकों के द्वारा किया गया है। इस कृति में लगभग 5000 कवियों का विवरण और मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। विशेष उल्लेखनीय यह है कि न केवल इसमें कवियों का मूल्यांकन है, अपितु कवियों के जीवन परिचय और उनके विस्तृत विवरण का समावेश भी इस कृति में किया गया है। और इसके साथ साथ एक दूसरी अन्यतम विशेषता इस कृति की है कि इस कृति के माध्यम से मिश्र बंधु विनोद के लेखकों ने हिंदी साहित्य के विविध अंगों पर सम्यक प्रकाश डालने की सक्षम कोशिश किया है। आधुनिक समीक्षा, दृष्टि और इतिहास के मानक तत्वों के आधार पर भले ही इस कृति का महत्व कम आंका जाता है, तथापि स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कृति के महत्व को स्वीकार करते हुए अपने इतिहास लेखन में इस बात को स्पष्ट किया है कि मैंने ज्यादातर कवियों के परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। अब मैं एक ऐसे लेखक की चर्चा करना चाहूंगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास वर्ष 1929 में सामने आया। नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित
हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह इतिहास लिखा गया था, जिसे बाद में पृथक रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित किया गया। युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य और इतिहास के प्रति निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण के साथ साहित्य के इतिहास और साहित्य की आलोचना दोनों ही दृष्टियों से निरखते और परखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस इतिहास ग्रंथ में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है और उनके स्पष्ट विवेचन से, नीरछीर विवेचन से, सूक्ष्म दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रति जो भ्रम पाठकों में या इतिहास के विद्वानों में विद्यमान थे, वो भ्रम टूटा है। आचार्य शुक्ल सर्वप्रथम ऐसे लेखक प्रमाणित हुए हैं कि जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को तदयुगीन परिस्थितियों के संदर्भ में देश काल और वातावरण और परिवेश के साथ साहित्य को जोड़ते हुए मानवीय जीवन स्थितियों के रूपांकन के साथ साहित्य को या उसके इतिहास को विवेचित करने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में मैं सीधे उन पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, वाचन करना चाहूंगा, उद्धृत करना चाहूंगा कि जिन पंक्तियों की बुनियाद पर, जिसके आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस इतिहास को लिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कोटेशन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। स्पष्ट है कि अपनी कृति में सर्वप्रथम प्रामाणिक कालखंड का वर्गीकरण करना, विभिन्न कवियों का उनकी काव्य शैलियों के साथ, कला पक्ष के साथ, प्रवृत्तियों के साथ, नवीन और मौलिक उद्भावना के साथ वर्णित करना, ये आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन की एक ऐसी विशेषता है जो ना तो पूर्ववर्ती इतिहास लेखकों में उपलब्ध होती है और ना ही आगे चल करके परवर्ती लेखकों में भी ये गुण या ऐसी गुणवत्ता प्रदर्शित नहीं होती। स्पष्ट है, आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के व्यापक इतिहास को 4 सुव्यवस्थित कालखंडों में विभाजित किया है। मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि विशेषकर भक्तिकाल को उन्होंने 2 भागों में बांटकर यथा निर्गुण काव्य और सगुण काव्य, और फिर निर्गुण काव्य को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाना, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग, और इसी के समानांतर सगुण कार्य को भी 2 भागों में विभाजित किया जाना, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। ये आचार्य शुक्ल के अनूठे प्रदेय हैं। सवाल, संदेह और प्रश्न या आलोचना आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन की भी होती है। आरोप उन पर भी लगाए जाते हैं। किन संदर्भों में?
उनकी कृति में भी इतिहास के मानक तत्वों को ढूंढने की कोशिश की जाती है, या उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि अपने एकांगी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने विभिन्न कालखंडों का वर्गीकरण किया, और कालखंडों के वर्गीकरण के लिए उन्होंने तर्क ना देते हुए केवल निष्कर्षों की सूचना दी। यथा आचार्य शुक्ल के द्वारा इस्लाम के प्रभाव को स्वीकार कर लिए जाने, या इस्लाम के प्रभाव से मध्यकाल में भक्ति साहित्य का उदय होना, या संत मत के प्रादुर्भाव के पीछे भी इस्लाम धर्म की पृष्ठभूमि को आधार मानना, ये आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन की त्रुटियों के रूप में स्वीकार किया जाता है, या इस तरह की मान्यताएं आचार्य शुक्ल के विरोध में प्रदर्शित होती हैं। छात्रों, मेरा व्यक्तिगत अभिमत है कि आचार्य शुक्ल बुनियादी रूप से एक शिक्षक थे, सर्वथा उच्च कोटि के साहित्यकार थे, लेखक थे, आलोचक थे। साहित्य के विविध अंगों के प्रति उनका ज्ञान विलक्षण था। अतः 8 से 100 वर्ष पूर्व जब हिंदी में समीक्षा, उद्भव या शोध की परंपरा के कोई उन्मेष भी स्फुटित नहीं हुए थे, या ऐसी कोई पृष्ठभूमि भी नहीं थी, या शोध या अनुसंधान करने के संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे, उन जटिल स्थितियों में भी 8 से 100 वर्ष पूर्व हिंदी साहित्य के इतिहास का ऐसा क्रमबद्ध लेखन, ऐसा वर्गीकृत लेखन दुर्लभ है। और इस दृष्टिकोण से आचार्य शुक्ल जो हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वोच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। कि जिस विश्वबंधु विनोद में 5000 कवियों को स्थान मिला, आचार्य शुक्ल ने सिर्फ 1000 कवियों का विवरण उनके साहित्यिक शैलियों के साथ या उनके जीवन परिचय के साथ अपने इतिहास ग्रंथ में उल्लेखित किया है। बहुत संक्षेप में विचार करें तो कुछ और दृष्टियां बनती हैं आचार्य शुक्ल के लेखन की, कि रचनाकारों के साहित्यिक मूल्यांकन का प्रथम श्रेय भी आचार्य शुक्ल को दिया जा सकता है। निष्कर्षतः सूक्ष्म ऐतिहासिक दृष्टि, साहित्य का व्यापक विवेचन और प्रामाणिक निष्कर्षों के साथ आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन की मान्यताएं आज भी अक्षुण्ण हैं, और युग प्रवर्तक, सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ इतिहास लेखक के रूप में आचार्य शुक्ल का प्रदेय अविस्मरणीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के पश्चात जो दूसरा विशेष नाम इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है, उस विद्वान का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी की इतिहास कृति का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। इस कृति में हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रति नई दृष्टि, नवीन सामग्री और पृथक व्याख्या का समावेश दिखाई देता है। आचार्य द्विवेदी की अन्यतम विशेषता है कि उन्होंने आचार्य शुक्ल के बहुत सारी परंपराओं या मतों का खंडन करने की कोशिश किया है। विशेष करके युगीन परिस्थितियों को महत्व न देते हुए उन्होंने परंपराओं के महत्व को रेखांकित करते हुए नए सिरे से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कोशिश की है। आचार्य द्विवेदी के ग्रंथ की एक दूसरी विशेषता है संत काव्य परंपरा विषयक
नवीन अनुसंधान का श्री गणेश आचार्य द्विवेदी के द्वारा किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अन्य 2 कृतियां लिखी, उनकी भी चर्चा महत्वपूर्ण होगी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का मार्ग व्यापक रूप से प्रशस्त होता है। अन्यान्य लेखक और अन्यान्य कृतियां सामने आती हैं। 100 के आसपास इतिहास लेखकों के नाम लिए जा सकते हैं, पर मैं व्याख्यान को संक्षेप करता हुआ कुछ नामों को उद्धृत करूंगा, जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के माध्यम से इतिहास को रेखांकित किया। इसी समय नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखा गया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह आदि इतिहास लेखकों का नाम विशेष उल्लेखनीय होगा। निष्कर्षतः इस व्याख्यान को विराम देने के पूर्व कहना चाहूंगा कि गारसा दा तासी की परंपरा से लेकर के अब तक लगभग 1 शताब्दी की अवधि में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित अनेक कृतियां सामने आई हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को नई मान्यता, नई दिशा और नवीन अन्वेषण के मार्ग की ओर प्रशस्त किया है।